ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 विच इंक्लूड्स आर्टिकल फ्रॉम 5 to 11 सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। और नागरिकता से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे, चाहे वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून, नियम कानून बनाने का जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली दिया नहीं गया था। ये कहा गया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी और नीड के हिसाब से पार्लियामेंट नियम कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट में भी एक मिनिस्ट्री को स्पेसिफाई किया गया जो होम मिनिस्ट्री है ना। ओके, तो आगे समझते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ 1947 में और नियम कानून नहीं थे, तो लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिली वो हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में देख लिया। अब ये समझते हैं जब सेटलमेंट हो गया प्रॉपर्ली, तब लोगों को कैसे ये सिटीजनशिप दिया जाए, नागरिकता दिया जाए, उससे रिलेटेड कोई ना कोई नियम कानून तो बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। तो जो हमारी पार्लियामेंट थी 1955 में उन्हें समझ में आया कि भाई अब लड़ाई दंगे जो है प्रॉपर्ली सेटल्ड हो गए हैं, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। अब जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं या कुछ लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, अलग अलग देश से जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन हमारे ही देश के हैं या दूसरे देश के हैं, उनके लिए हमें कोई ना कोई नियम बनाने चाहिए। तो इसके लिए पहली बार 1955 में सिटीजनशिप एक्ट को लाया गया। किसे लाया गया? सिटीजनशिप एक्ट कब आया ये? 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें 5 तरीके बताए गए कि कैसे किसी भी इंसान को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो पहले मैं वो 5 तरीके लिख देता हूँ। जैसे कहा गया कि जन्म के आधार पर किसी को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी बाई बर्थ। अगर तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ हो भारत में, तो तुम्हें क्या, हाँ देखो, आर्टिकल 5 जो था वो जब देश विभाजित हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, उस वक्त के लिए था। ठीक है, उस वक्त में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहां पर बस सेटलमेंट के लिए था। कोई पुख्ता ऐसा कॉन्क्रीट जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह सके कि हाँ देखो यही चीज है, प्रॉपर्ली इसी के बेस्ड पर है, उसमें बाई बर्थ के लिए उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? देश की आजादी के बाद किसी के पास खुद का बर्थ सर्टिफिकेट होता था? नहीं। लेकिन जब यहाँ पर आया 1955 में जब एक्ट बना, तब उसमें स्पेसिफाई किया गया कि भाई जो है तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उसमें लिखा गया है। इसके लिए यहाँ पर वापस से आता है बाई बर्थ। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये जो बर्थ वाला सिस्टम था, अभी आगे बताऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा इसमें क्या फ्लॉज आए हैं, ये बर्थ कहने का क्या मतलब था और पाकिस्तानियों ने इसका किस तरीके से यूज किया। फिर इसमें अमेंडमेंट भी लाया गया, सुधार लाए गए। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं वो 5 पॉइंट बता देता हूँ। सिटीजनशिप एक्ट में 5 तरीके बताए गए किसके लिए? नागरिकता के लिए। पहला कहा गया कि बाई बर्थ, मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना, बाई बर्थ। दूसरा कहा गया कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनके बेसिस पर तुम्हें देश की नागरिकता मिल सकती है। समझ में आई? वंशज, वंश होता है, वंशज मतलब तुम्हें नागरिकता मिली तुम्हारे माता पिता के बेसिस पर, ठीक है, तुम्हारे जन्म के बेसिस पर। तो बाई हेरिडिटी, बाई हेरिडिटी, वंश के आधार पर तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। समझा? दूसरा वंश के आधार पर, अभी सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरा कहा गया था रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जिसे कहा गया, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। चौथा कहा गया देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीकरण, हिंदी में उसको कहते हैं देशीकरण।
नागरिककरण। और पांचवी बात कहेगी अक्वायर्ड लैंड। अक्वायर्ड लैंड भूमि के आधार पर, ठीक है, भूमि के आधार पर। बताओ पहले सिटीजनशिप एक्ट पहली बार कब लागू हुआ? 1955 में। इसमें कितने तरीके बताए गए सिटीजन नागरिकता प्राप्त करने के? 5। कौन कौन से? बाय बर्थ, हेरिडिटी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, अक्वायर्ड है। अब समझो, एक एक को ध्यान से समझो। जब कहा गया कि बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर जिस इंसान का जन्म भारत में हो गया उसे क्या मिल जाएगी? 1955 के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी भारत। तो इसमें बहुत नियम कानून नहीं लगाए गए कि जन्म के बेसिस पर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि क्या फ्लॉज हो सकते हैं। तो अब सोचो, कोई महिला है, वो अमेरिका की है और भारत घूमने के लिए मान लो आई है, और वो प्रेग्नेंट है उस वक्त, और उसके बच्चे का जन्म भारत में हो जाता है, तो इस एक्ट के तहत उसे तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बरोबर, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसी तरीके से जितने पाकिस्तानी होते थे वो क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि ये वाला एरिया होता, यहाँ से के जम्मू कश्मीर वाले महिलाओं से शादी कर लेते हैं, और वो महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती तो उनके बच्चों को कहाँ की नागरिकता मिल जाती? भारत की। और वही लोगों को फिर क्या बनाया जाता? मुजाहिदीन बनाया जाता, और भारत में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसका दुरुपयोग होने लगा बाई बर्थ वाले का, तो गवर्नमेंट को समझ में आई, लेकिन ये चीज गवर्नमेंट को समझने में काफी वक्त लग गया, और इसमें जब पहली बार अमेंडमेंट किया गया वो 1986 में किया गया। कब किया गया? 1986। देखो यहाँ है 1955, 1955 में पहला क्या बना? बाई बर्थ के बेसिस पर, ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्लॉज निकले और इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट अमेंडमेंट कब हुआ? 1986। 1986। और यही पहली बार था जब नागरिकता यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट में कोई सुधार हुआ था। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट पहली बार कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 1986 में। 1986 में, ठीक है, 1986 में। और इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि देखो भाई, बर्थ के आधार पर तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बर्थ के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड किया? 1986 का जब अमेंडमेंट हुआ तो कहा गया कि पेरेंट्स में से कोई एक क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन होना चाहिए। अब देखो, अब इंडियन होने को हो गया, तो जैसे पहले पाकिस्तानी क्या करते थे, अगर अपने देश में शादी करते तो उनके बच्चे की डिलीवरी वो करवा देते भारत में, तो भी उन्हें नागरिकता मिल जाती। फिर बाद में वो लोग करने लगे कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जो लड़कियां रहती थी उनसे शादी कर लेते और उसके बेसिस पर उन्हें नागरिकता मिल जाती थी भारत की। अभी भी ये फ्लॉ चलते रहा, ठीक है, ये फ्लॉ चलते रहा। तो बाद में फिर गवर्नमेंट को समझ में आया ये तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी इसको कैसे टैकल करे, तब तक की समस्या आ गई थी इस वाले पर, हेरिडिटी वाले पर। हेरिडिटी वाला जो था, इसमें पहले कहा गया कि अगर तुम्हारे पिता भारतीय हैं, मतलब वंश कैसे गिना जाता था? पिता के आधार पर। हम कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कोई नाम पूछे तो हम पापा का नाम के हिसाब से अपना नाम बताते हैं, और ये इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है ना। तो यहाँ पर इनिशियल में कहा गया था कि अगर तुम्हारे पिता भारतीय हैं तभी तुम्हें हेरिडिटी के बेस पर क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। तो जो महिला मंडली थी उन लोगों ने क्या किया? इसका विरोध करना शुरू किया। जब विरोध करना शुरू किया तो फिर से क्या करना होगा? इसमें सुधार लाना होगा, अमेंडमेंट करवाना होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अमेंडमेंट करवाना होगा।
तो ये अमेंडमेंट जाकर के होता है 1992 में। ठीक है, अब समझो, पहला था बाई बर्थ, दूसरा था बाई हेरिडिटी। बाई हेरिडिटी, हेरिडिटी में इनिशियल में क्या था कि खाली पिता, ओनली फादर अगर इंडियन है तभी तुम्हें नागरिकता मिलेगी इस बेसिस पर। लेकिन 1992 में अमेंडमेंट कब हुआ? अमेंडमेंट 1992 में, और यहाँ पर कहा गया चलो भाई, पिता हो या माता, दोनों में से कोई एक अगर भारतीय रहेगा, डैड और मॉम, मतलब चाहे तुम्हारे पिता का जन्म भारत में हुआ हो या तुम्हारे माँ का जन्म भारत में हुआ हो, उस बेसिस पर भी तुम्हें वंश के आधार पर क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। कितना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसमें हेरिडिटी की बेस पर बात करें तो जो सैफ अली खान और करीना कपूर का जो लड़का हुआ था वो भारत में नहीं हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में उसका जो कि जन्म हुआ था। तो उसे नागरिकता भारत की किसके बेसिस पर मिली? उसके पेरेंट्स के बेसिस पर। जन्म के बेसिस पर तो उसे नागरिकता मिलेगी नहीं, है ना? हाँ, उसे उसके पेरेंट्स के बेसिस पर नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगा। इतना क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब तीसरा पॉइंट जो कहा है इसमें, रजिस्ट्रेशन। तो कह रहा है कि भाई अगर कोई इंसान है, जैसे कि मान लो जो शोएब मलिक है, शोएब मलिक ने किससे शादी किया? सानिया मिर्जा से, ठीक है। अब शोएब मलिक को लगने लगा कि मैं सानिया मिर्जा से शादी किया हूँ लेकिन रह रहा हूँ पाकिस्तान में, तो भी लोग मुझे गाली दे रहे हैं, ठीक है, तो भी लोग मुझे आतंकवादी बुला रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ भारत में और भारत की नागरिकता ले लेता हूँ, भारत की नागरिकता ले लेता हूँ। तो क्या शोएब मलिक आएगा तो गवर्नमेंट देखेगी अच्छा सानिया मिर्जा का पति है, इसको तुरंत नागरिकता दे दो, ऐसा होगा? नहीं। वो आएगा तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन में एक नियम है कि तुम्हें कम से कम देश में 7 साल रहना होगा। गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगी तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम्हारा थॉट्स क्या है। और कोई भी इंसान जब 7 साल किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रह जाता है तो धीरे धीरे उसे उस जगह के कल्चर, उस देश की रिलीजन, मतलब कैसे लोग बिहेव करते हैं, हर एक चीज के बारे में वो अवेयर हो जाता है, लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत हद तक क्या होता है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या कहा गया कि तुम्हें कम से कम भारत में कितना टाइम स्पेंड करना होगा? 7 साल। और 7 साल जब तुम भारत में टाइम स्पेंड कर लोगे तब तुम्हें क्या मिल सकती है? सिटीजनशिप मिल सकती है। मिल जाएगी ये जरूरी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें सिटीजनशिप देना है या नहीं देना है कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट में का होम मिनिस्ट्री। अगर होम मिनिस्ट्री को लगा कि नहीं, ये जो पर्सन है ये इसके मंसूबे ठीक नहीं है, ये सिर्फ देश में सिटीजनशिप लेकर के यहाँ पर दंगे करवाना चाहता है, तब वो तुम्हें जो कि सिटीजनशिप नहीं देगी, ठीक है। लेकिन तुमने 7 साल का अगर क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम्हें भारत का नागरिकता मिल जाएगा। समझ में आया? तो रजिस्ट्रेशन में कितने साल रहना है भारत में? 7 साल, ठीक है, 7 साल। उसके बाद आता है नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। अब देखो, नेचुरलाइजेशन, देशीकरण का क्या मतलब है? इसमें कहा गया कि कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है जो भारत का नहीं है, मान लो पाकिस्तान का है, और वो चाहता है कि उसे भारत की नागरिकता मिले, तो एक क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन का, अगर वो 7 साल रह लेगा तो भी उसे आराम से मिल जाएगा। दूसरा है कि अगर उस इंसान को भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेज है भारत में, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और दूसरी चीज वो आर्ट, लिटरेचर और साइंस, इन तीनों में से किसी एक फील्ड में अगर उसे महारत हासिल है, वो देश में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तब उसे हम लोग
देशीकरण, नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर क्या कर देंगे, नागरिकता दे देंगे। लेकिन नेचुरलाइजेशन में कहा गया है कि तुम्हें भारत में कम से कम 10 साल स्पेंड करना होगा। कितने साल? 10 साल। ठीक है, 10 साल। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल करें तो अदनान समी का नाम सुना है? अदनान समी क्या फाइटर है कि क्या है? म्यूजिशियन है, सिंगर है। ठीक है, हाँ, मुझे लगा बोले कि हाँ फाइटर है। ठीक है, तो ये भी कहाँ के थे? पाकिस्तानी थे। ठीक है, पहले बहुत मोटे थे भाई, पता नहीं उतना पतला कैसे हो गया बंदा। तो हाँ, जो भी हुआ तो बढ़िया बढ़िया। इनका देखो, ये जो है पाकिस्तानी थे, फिर वहाँ भारत में आए। भारत में इन्होंने, इनको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मतलब जो भी है, हिंदी वगैरह सब अच्छे से आती है। इन्होंने भारत में गाने में जो है क्या किया, मतलब म्यूजिक में कंट्रीब्यूट किया। यानी 21 क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने, आर्ट में, है ना, आर्ट में। तो इसके बेसिस पर नेचुरलाइजेशन की कैटेगरी से इन्हें क्या मिल गया, भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप इन्हें मिल गई। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन में कितने साल भारत में रहना पड़ेगा? 10 साल। रजिस्ट्रेशन में 7 साल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में 7 साल। अब समझो लास्ट पांचवा कि अक्वायर्ड लैंड। अब जैसे जैसे भारत ने कभी सोचा कि पाकिस्तान बहुत टॉर्चर कर रहा है, मतलब जब देखो तब आतंकवादी हमले कर देता है, और भारत की जो सरकार थी उन्होंने कहा कि काम करो, वापस से कब्जा लेते हैं इसको, पाकिस्तान को। ठीक है, पूरा पाकिस्तान को कब्जा लेते हैं। अब जब पाकिस्तान को कब्जाओगे तो यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उन्हें भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तब वही लिखा हुआ है कि अगर कोई लैंड भारत कब्जाता है, ठीक है, या कोई लैंड आकर के खुद ही अगर कहता है कि हमें मिला लीजिए, तब उस वहां के लोगों को भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये 5वां पॉइंट है। वो किसमें लिखा हुआ है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ठीक है, ऐसे कैन यू टेल मी कि इस 5वें पॉइंट का यूज करके भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां के लोगों को सिटीजनशिप मिला होगा? सिक्किम, है ना। तो समझ में आ गया। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कितने तरीके दिए हैं सिटीजन नागरिकता लेने के? 5। कौन कौन से? हाँ, देखो, बर्थ वाले में मैंने बता दिया आराम से। बर्थ वाला में पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ कब हुआ? अमेंडमेंट अमेंडमेंट 1986, और यही सिटीजनशिप में हुआ पहला अमेंडमेंट भी था। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था कि जो पाकिस्तानी तो किस तरीके से इसका मिसयूज कर रहे थे। तो 2003 में जाकर के, ठीक है, 2003 में जाकर के गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अमेंडमेंट किया कि जो भी पेरेंट्स है, ठीक है, भारत में जो भी पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों को सिटीजनशिप मिला है, उन पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट है ना, वो वैलिड होने चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट को पता चलता है कि इन लोग के डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, कोई पाकिस्तानी है और भारत में आकर के कहा है कि नहीं हम यहीं के रहने वाले हैं, और बाद में पता चलता है कि इनका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इनके सिटीजनशिप को रद्द कर सकती है। अरे, अभी जैसे कोई पेरेंट्स, उनका, उनके बच्चों का, सबका सबका रद्द हो जाएगा। बच्चों को रहते कितना टाइम हो गया, मतलब? हाँ, लेकिन उस बच्चे को जो नागरिकता मिली थी, सिटीजनशिप मिली थी, किसके बेसिस पे मिली थी? माँ या बाप के बेसिस पर मिली थी। लेकिन और माँ और बाप का ही अगर डॉक्यूमेंट फॉल्ट निकल जाएगा, तब तो उसका बेस ही निराधार हो गया ना। मतलब उसका, वो बच्चा जो भले भारत में 22 साल से रह रहा हो, लेकिन उसका जो बेस था वो बेस ही गलत हो गया। वो 22 साल उसका यहाँ वेस्ट हो गया, वो काम का नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें, जैसे मैं कहूँ कि
तुमने यूपीएससी क्लियर किया, ठीक है, यूपीएससी क्लियर किया और तुम जा करके किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम बन गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि तुमने यूपीएससी तो क्लियर ही नहीं किया है, तो क्या कहेंगे, तुमने 2 साल तक जो है 2 साल तक डीएम की नौकरी भी कर ली, तो क्या लोग कहेंगे यार 2 साल तक डीएम का नौकरी कर लिया है, एक काम करने दे, रहने देते हैं। तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट पाया गया कि तुमने फॉल्ट तरीके से किसी दूसरे का जो यूपीएससी का सर्टिफिकेट लेकर के उस पर अपना फोटो लगा करके तुमने गलत तरीके से डीएम की कुर्सी पाई है, और तुम्हारा ये बेस ही क्या हो गया, पकड़ा गया कि हाँ ये गलत है, तो क्या तुम्हें डीएम की कुर्सी पर रहने देंगे? ये सोच कर कि यार तुमने तो 2 साल या 4 साल की सर्विस तो दे दी है तुमने, और अच्छा सर्विस दिया है तुमने, हटा देंगे। तो इसी तरीके से ये भी है, जो बच्चे को जो सिटीजनशिप मिलेगा उसके माता पिता के रेसिडेंस के बेसिस पर, अगर उनका रेसिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वही गड़बड़ पाया गया तो उसका भी सिटीजनशिप कैंसल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप लेने के लिए भारत में कितने साल स्पेंड करना होगा? और नेचुरलाइजेशन में और क्या बातें कही गई हैं? बरोबर 22 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। साइंस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसी में आर्ट लिटरेचर या साइंस में से किसी एक में वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। हाँ, ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं कि ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, देखो, तो ऐसे 3 तरीके हैं, 3 ways टू टर्मिनेट सिटीजनशिप। नागरिकता को टर्मिनेट करने के 3 तरीके, कौन कौन से? एक, रेजिग्नेशन, दूसरा टर्मिनेशन, और तीसरा डिप्राइव। ठीक है, कितने तरीके हैं? 3। अब देखो रेजिग्नेशन का मतलब समझो, जैसे कि अगर तुम भारत में हो, ठीक है, यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं के हैं, तुम भी यहीं को, तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिली है, लेकिन तुमने अच्छा पढ़ाई किया और तुम चले गए यूएसए, और यूएसए का तुमने नागरिकता एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हें भारत से क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन देना होगा, रिजाइन करना होगा, ताकि तुम्हारी यहाँ की नागरिकता को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यानी अगर तुमने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया तो क्या करना होगा? इंडियन सिटीजनशिप को खारिज, यानी कि तुम्हें रेजिग्नेशन देना होगा। ठीक है, रेजिग्नेशन देना होगा। जैसे हम जॉब की बात करते हैं, तुम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो और तुम्हें कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो क्या तुम प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट दोनों कर सकते हो? एक जगह रेजिग्नेशन देना होगा ना। हाँ, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो पहला रेजिग्नेशन समझ में आया। दूसरा है टर्मिनेशन में गवर्नमेंट टर्मिनेट करती है, यह हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कि अगर जैसे चाइना इंडिया का वॉर चल रहा है और तुम चाइना का सपोर्ट करो तो गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी। कोई फॉरेन जो मिनिस्टर है वो भारत में आया हुआ है, तुम जाकर के उसे झापड़ मार दो या उसके ऊपर थूक दो, तो भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तुम्हारा जो ये सिटीजनशिप है उसे टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, ओके। तीसरी चीज है डिप्राइव मतलब क्या, कि किसी को उसके सिटीजनशिप से वंचित कर देना। अब ये कब होगा? ये अगर तुम्हें जो ऊपर के 5 तरीके मैंने बताए सिटीजनशिप के, उसमें से कोई भी तरीके से तुमने सिटीजनशिप लिया हो, लेकिन बाद में अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि तुमने जो डॉक्यूमेंट उस वक्त दिए थे वो डॉक्यूमेंट फॉल्ट हैं, मतलब गलत हैं, तब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? तुम्हारा जो है सिटीजनशिप है उसे
खत्म कर देगी, डिप्राइव कर देगी। ठीक है, तो फॉल्टी डॉक्यूमेंटेशन, फॉल्टी डॉक्यूमेंटेशन, इतना चीज क्लियर हुआ। ओके, बताओ नागरिकता लेने के कितने तरीके और नागरिकता खोने के? लेने के कौन कौन से तरीके? बाय बर्थ, बाय हेरिडिटी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और अक्वायर्ड लैंड। और टर्मिनेट होने के? रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और डिप्राइव। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं इस सिटीजनशिप से रिलेटेड। ठीक है, जैसे अगर कहेगा कि सिटीजनशिप को, जो हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसे कहां से बोरो किया गया है? बोरो, तो उसे ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लाया गया है। कहेगा कि भारत की जो नागरिकता है उसका टाइप क्या है, मतलब क्या हम लोग दो दो नागरिकता रख सकते हैं या एक ही नागरिकता रख सकते हैं? तो सिंगल टाइप है, सिंगल सिटीजनशिप। टाइप कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। कहेगा कि नागरिकता से रिलेटेड नियम पहली बार कब लाए गए थे, यानी सिटीजनशिप एक्ट कब लाया गया था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहली बार इसमें अमेंडमेंट कब किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट 1986, 1986। कितने तरीके हैं सिटीजनशिप पाने के? वे टू गेट सिटीजनशिप, सिटीजनशिप 5। और कितने तरीके हैं इसे खोने के? यूज 3। कौन इस पर नियम कानून बना सकता है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। ये सिटीजनशिप से रिलेटेड सारा का सारा डेटा क्लियर है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कुछ चीजें बच जाती हैं, जैसे वो लोग जो भारत में रह रहे हैं लेकिन काम करने के लिए भारत से बाहर काम करते हैं, फिर वापस भारत में आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कुछ लोग जो काम करने के लिए भारत में गए लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे और दूसरे ही देशों में सेटल्ड हो गए, तो उन्हें क्या कहते हैं? मतलब एनआरआई की बात करें, ओवरसीज टेरिटरी क्या होता है, ओवरसीज जो सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप का कार्ड बनता है वो क्या होता है? ठीक है, उनके लिए कौन से बैंक अकाउंट खोले जाते हैं? ठीक है, एनआरआई, उसके बाद एनआरसी क्या है, सीएए क्या है, क्यों लागू किया गया इसे, इसके पीछे क्या वजह थी, इस सारा का सारा जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अभी के लिए ना रखें। ठीक है।